हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और बेटा हम लोग क्लास 11th के लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्लानिंग लेके आए हैं कि जो आप क्लास 11th में क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और अगर आपका कहीं कुछ मिस हो गया है बेटा, या आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए बेटा यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि जब भी आपको रिविज़न करना है वो पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप यहाँ इस वीडियो में देख के वो टॉपिक आराम से रिवाइज कर सकते हैं। राइट, तो ये आपका बेटा एक बैकअप प्लान हो जाएगा कि जब भी आपकी कोई क्लास मिस हुई है या आपको क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, फैकल्टी से पूछ लिया, ठीक है, फिर भी आपको दोबारा समझना है, तो आप इस वीडियो में से देख के वो ही टॉपिक वापस से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम बिल्कुल वीडियो में वैसे ही समझेंगे जैसे हमने क्लास के अंदर समझा है। राइट, तो ऑफलाइन क्लास में आपने जिस तरह से टॉपिक को पढ़ा था बेटा, वही सेम मैथडोलॉजी से हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के अंदर भी आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, ताकि जब भी आपको बेटा टॉपिक रिवाइज करना है तो आप यहाँ से इन वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प मिल जाए, आपका टॉपिक रिवीजन हो जाए और आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग बेटा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर शूट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नेम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे चैप्टर का नेम क्या हो जाएगा बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हमने बेटा 8th, 9th एंड 10th में वी नो कि हमने सेल का चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा है। राइट, हमने सेल की स्टडीज़ करी हैं, हमने कुछ ऑर्गेनेलीज के बारे में सुना है। ठीक है, तो वही चीज़ों को डिटेलिंग में देखेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेलिंग के अंदर कवर करते हैं इन क्लास 11th। तो ये आपका ऐसा चैप्टर है बेटा कि जो आपको इजी तो लगेगा, क्योंकि फाउंडेशंस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इनके बारे में, 9th 10th में आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। साथ साथ में बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं नीट के पेपर के अंदर। ईच क्वेश्चन कैन कैरी 4 मार्क्स। राइट, तो आप मान लीजिए यहाँ से कि 12 to 16 मार्क्स का वेटेज रहेगा आपका फ्रॉम द चैप्टर सेल। यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर, बट अगर हम क्लास 11th की इंडेक्स देख रहे हैं तो चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग। जैसे ही हम कहते हैं हम अपने आसपास में बेटा, सोचो तुम घर में बैठे हो। राइट, अब वहाँ पे आपको कितने सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स में दिख रहे हैं। राइट, मान लीजिए आप खुद, सबसे पहले तो अपने आप को ही कंसिडर करो। राइट, तो हम खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब होमोसेपियंस ह्यूमंस वहाँ पे बैठे हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपके घर पे एक पेट है, डॉग है, वो दिख रहा है आपको। ठीक है, तीसरी चीज़, कोई एक प्लांट, आपने गार्डन में कुछ प्लांटेशन कर रखा है। राइट, तो वो प्लांट दिख रहा है आपको, मान लीजिए रोज़ प्लांट है ना, हमें बहुत पसंद है रोज़, तो रोज़ प्लांट। तो एक प्लांट हो गया, डॉग हो गया, प्लस हम लोग खुद हो गए। ठीक है, अभी इन सभी ऑर्गेनिजम्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं बेटा, तो हम सारे बने हुए हैं खूब सारे सेल्स से। तो some organisms in this whole world are made up of many cells। तो बहुत सारे सेल्स से फॉर्म्ड है, मतलब हो गया मल्टी सेल्यूलर। जबकि अगर हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो हमें नेकेड आइज से, मान लीजिए विजिबल ही नहीं है, हमें दिख ही नहीं रहे। अभी मैं मान लीजिए मेरे हाथ की बात कर रही हूँ। राइट, तो यहाँ पे मेरे हैंड के सरफेस पे भी ऐसे कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ। बट अगर मान लीजिए मैं इसी हैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखती हूँ, कहाँ पे बेटा, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो जैसे ही मैं माइक्रोस्कोप के नीचे अपने हाथ को रखूँगी तो मुझे उस पर खूब सारे छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। जिन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए आपने माइक्रोस्कोप की हेल्प ली, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए बेटा, आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे, पहले ब्रीफ आउट कर रहे हैं। राइट, ठीक, तो अभी ये सारे ऑर्गेनिजम्स जब आपने माइक्रोस्कोप में देखे बेटा, तो दे वर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से बना हुआ है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो पूरा बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें दिख रहे हैं उन्हें 2 पार्ट्स में अभी के लिए फिलहाल डिवाइड कर देते हैं। वन विच कंटेन्स ओनली 1 सेल, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स।
और जिनके पास एक से ज़्यादा सेल है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी डेफिनेशन के साथ बेटा कि ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बेटा, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं बेटा हम लोग उसे? 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं आप उसे बेटा? 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला ग्रुप इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है बेटा वहां पे? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे ही बेटा मैंने कहा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब हो गया दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हो जाएगी दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। तो आपके जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। एग्जाम्पल बेटा, एक ही एग्जाम्पल अभी के लिए याद रखो, फिलहाल सिंपल वाला एग्जाम्पल याद रखते हैं हम लोग, अमीबा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा वहां पे? अमीबा। तो पहला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है सिर्फ सिंगल सेल से, एंड दे आर नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बेटा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यूनि का मतलब हो गया 1 एंड सेल का मतलब हो गया सेल। तो एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म इज योर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अमीबा के बारे में। तो अमीबा के पास कितने सेल्स थे बेटा? ओनली 1 सेल। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, दैट इज अमीबा, राइट। सेकेंड ग्रुप हमारा था विच वॉज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मैनी मीन्स मल्टी। तो वहीं से बेटा डेफिनेशन बनेगी, बी करके हम लोग लिख देंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हम क्या लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। ठीक है, तो मल्टी मीन्स मैनी। मल्टी का मतलब क्या हो गया बेटा? मैनी। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो भी बच्चे बेटा ये वीडियो देख रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, तो साथ साथ में या तो आप एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर रहे हैं बेटा, या तो आप अपनी नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ। तो जब मैं लिख रही हूँ तब आप भी लिख रहे हैं, या तो अंडरलाइन कर रहे हैं एनसीईआरटी में से, राइट। तो चलिए, 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बेटा? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कौन से? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, राइट। तो हम लोगों ने उन्हें कह दिया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हमने क्या मेंशन किया बेटा? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल मेंशन कर दिया अमीबा, राइट। सेकेंड ग्रुप जो आपने यहाँ पे देखा बेटा, कौन सा ग्रुप है वो? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, वहाँ 1 सेल लिखा था, यहाँ हमने क्या लिख दिया? मैनी सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख चुके हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं मैनी सेल्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। सबसे पहले हम खुद को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट हम अभी लिख देते हैं बेटा फंजाई। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, फंजाई। तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। If 1 cell is present, it is known as unicellular. If many cells are present, it is known as multicellular. ठीक है, तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया इनटू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन नॉलेज डेवलप हुआ, राइट। तो ह्यूमंस ने ट्राई किया बेटा कि चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सेल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो एट दैट टाइम माइक्रोस्कोप ऐसे मार्केट में, जैसे अभी हम लोग को लैब्स के अंदर मिल जाता है माइक्रोस्कोप, राइट। हमें कहाँ मिल जाता है बेटा? लैब्स में मिल जाता है माइक्रोस्कोप। तो उस टाइम पे आपको जो माइक्रोस्कोप था वो लैब्स के अंदर अवेलेबल नहीं था। तो तब के जितने भी साइंटिस्ट थे बेटा,
है ना, जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब लोग क्या करते थे बेटा, वो सब लोग खुद के माइक्रोस्कोप खुद इन्वेंट करते थे, खुद ही बनाते थे। इन्वेंट तो क्या करते थे, वो खुद बनाते थे ना, खुद ही प्रोड्यूस करते थे। तो उन्होंने कुछ ग्लास के पीस ले लिए, उन्हें ग्राइंड कर लिया और फिर उससे लेंस फॉर्म कर लिया, और इन्हीं लेंस की हेल्प से उन्हें अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको लेंस के नीचे रख के ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि यहाँ पे जो आपके बहुत पहले साइंटिस्ट है, बहुत पहले इन्वेंशंस, मतलब जैसे ही हम पढ़ते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल, तो टॉपिक का नाम क्या हो जाता है बेटा, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जब आप डिस्कवरीज के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, जो पहली डिस्कवरी आप स्टडी करते हो, जो सबसे पहली डिस्कवरी आप स्टडी करते हो, साइंटिस्ट का नाम हो जाता है बेटा रॉबर्ट हुक। क्या नाम हो जाता है, रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बेटा, द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा एक पीस ऑफ कॉर्क। क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड अ पीस ऑफ कॉर्क। तो ही ऑब्जर्व्ड अ पीस ऑफ कॉर्क, और जैसे ही उन्होंने कॉर्क का पीस देखा बेटा, वहां पे उन्हें दिख रहे थे कुछ इस तरह से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या दिख रहा था बेटा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा है ये हमें, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये क्लोज कंपार्टमेंट्स हैं, बट इनके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट है। तो क्या एब्सेंट है बच्चा, साइटोप्लाज्म एब्सेंट है। तो साइटोप्लाज्म एब्सेंट मतलब क्या, वो सेल कैसा हो गया बेटा, डेड। वाई, अभी लिखेंगे हम साइटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो पूरे सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट है उसका, सारे रिएक्शंस जहाँ पे होने वाले, दैट कंपोनेंट इज साइटोप्लाज्म। तो इफ इन एनी सेल साइटोप्लाज्म इज एब्सेंट, उसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, वो सेल कैसा हो जाएगा आपका, डेड। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स ऑब्जर्व किए थे बेटा, वो सारे सेल्स कैसे थे, तो वो सारे सेल्स डेड थे। तो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बारे में जब भी आप बात करेंगे बेटा, जब भी आप बात करेंगे तो सीधा आप लिखेंगे वो सारे सेल्स कैसे थे, डेड सेल्स थे। वो सेल्स कैसे थे बेटा, डेड सेल्स थे। तो जब भी आपको पूछेंगे बेटा रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में आपको पूछा जाए बेटा, कौन से ईयर में आप ईयर लिखेंगे, 1665। कौन सा ईयर, 1665। सभी जगह हम ईयर याद नहीं रखते हैं, जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे हम मेंशन करेंगे, ताकि आपके पास भी बहुत सारा डेटा ना हो जाए ना याद रखने के लिए। तो जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है सिर्फ उतना ही आपको याद करने की ज़रूरत है बच्चा। चलिए, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल, बट दैट सेल वाज डेड। आपको पूछे कहाँ से डिस्कवर किया, तो क्या ऑब्जर्व किया था बेटा, एक पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है, डेड सेल्स हैं। कॉर्क वो लेयर है सेल का जहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकेंड डिस्कवरी एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। क्या नाम लिखा बेटा हमने, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, who first saw your living cell। तो जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, first saw and described living cells, वो कौन थे बेटा, वो थे आपके ल्यूवेनहुक। तो जैसे ही बेटा आपको पूछा जाए लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप सीधा आंसर कर देंगे बेटा, दैट इज एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। तो सबसे पहले बेटा लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ल्यूवेनहुक। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है, यस, राइट। अभी चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। हम यहाँ लिख रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्या लिखा बेटा हमने, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम जैसे ही आप सुनेंगे आप ईयर याद रखेंगे बेटा। आप क्या याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे। जस्ट अ सेकेंड बेटा,
आप रॉबर्ट ब्राउन का नाम जैसे ही सुनेंगे आप वहाँ पे क्या याद रखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू रिमेंबर द ईयर एंड द ईयर इज 1831। कौन सा ईयर बेटा? 1831। एंड ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया था बेटा? न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन को जब क्रेडिट देंगे हम, रॉबर्ट ब्राउन को हम क्रेडिट देंगे, हम क्रेडिट किसका देंगे बेटा? ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बेटा? न्यूक्लियस। तो फिर से एक बार फटाफट याद करेंगे हम लोग। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। कौन सा सेल था वो? डेड सेल। ल्यूवेन हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था? ल्यूवेन हुक ने ऑब्जर्व किया था आपका लिविंग सेल। ठीक है, कहाँ पे? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बेटा डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या डिस्कवर कर लिया था? न्यूक्लियस। अब एक चीज हम लिख देंगे सिर्फ यहाँ पे बेटा, ल्यूवेन हुक ने, हमने कह दिया कि लिविंग सेल देखे थे। आप पूछ सकते हो कौन कौन से लिविंग सेल देखे थे? हमें तो बताया नहीं मैम ने। तो कौन कौन से लिविंग सेल यहाँ पे ल्यूवेन हुक ने ऑब्जर्व किए थे, सिर्फ उनका नेम मेंशन कर रहे हैं बेटा हम लोग। तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, द सेल्स सीन बाय ल्यूवेन हुक व बैक्टीरिया। सबसे पहला है वहां पे बेटा बैक्टीरिया। दूसरा हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। थर्ड सेल RBC and the fourth one is spermatozoa। अब इसमें से बेटा काफी सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही, हो गई बाउंस। तो सबसे पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर योर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। एक एग्जाम्पल देती हूँ बेटा मैं आपको। आपने मिल्क के अंदर से कर्ड जब फॉर्म किया तो उसमें आपने ध्यान देना, मिल्क को जब आप गर्म करते हो तो उसमें 1 स्पून ऑफ कर्ड ऐड करते हो। तो जब आप 1 स्पून ऑफ कर्ड ऐड कर रहे हो बेटा, तो उसी के साथ साथ आपने वो जो 1 स्पून ऑफ कर्ड ऐड किया उसमें आपने ऐड कर दिए बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया का नाम था लैक्टोबैसिलस। तो कर्ड के फॉर्मेशन के लिए जो लैक्टोबैसिलस आप सुने हो कभी, अगर नहीं सुने हो तो आज सुन लिया। तो कर्ड के फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज हो रहे हैं दे आर लैक्टोबैसिलस, और वो क्या है? हमारे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, हमें नेकेड आइज से विजिबल नहीं होंगे बच्चा। दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पे गिवन है दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर योर प्रिमिटिव एनिमल्स, अगेन दे आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक, तो वो भी हमें नेकेड आइज से विजिबल नहीं हो रहे हैं, यूनिसेल्युलर रहेंगे। RBC रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स, एंड स्पर्मेटोजोआ आर दी सेल्स हु आर गोइंग टू फॉर्म योर मेल गेमीट। तो मेल गेमीट फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स जाते हैं दे आर स्पर्मेटोजोआ। तो जो 4 सेल ल्यूवेन हुक ने देखे थे दे वर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, RBC एंड स्पर्मेटोजोआ। तो फटाफट आंसर करेंगे, एक बार वाइवा की कोशिश करेंगे हम लोग। आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी वाज डन बाय, सोचो 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 सोचो, जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर फटाफट बताना बेटा मेरे को एक बार कि जो आपके डेड सेल की डिस्कवरी थी, वो डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? एक बार अपने दिमाग पे जोर डालेंगे। डेड सेल की डिस्कवरी क्रेडिट गोज टू डैश, क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट हुक। तो डेड सेल की डिस्कवरी बच्चा किसने कर दी थी? रॉबर्ट हुक ने। और जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को सबसे पहले देख के किसने डिस्क्राइब कर दिया था? तो बिल्कुल रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन कुछ नहीं याद आना चाहिए हमें, लिविंग से याद आना चाहिए, L फॉर ल्यूवेन हुक। तो लिविंग से हमें याद आ गया L फॉर ल्यूवेन हुक। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हम न्यूमोनिक देख के बेटा उन चीज़ों को रिलेट कर लेंगे ताकि दूसरी वाली हमें याद रह जाए। तो लिविंग के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन देख लिया, साइंटिस्ट के नाम में भी L से ही स्टार्ट हो रहा है लिविंग की तरह, तो ल्यूवेन हुक हो गया। तो लिविंग सेल को किसने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब करा? ही वॉज ल्यूवेन हुक। तो फिर डेड सेल के लिए क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट हुक। ठीक है, प्लस आपके न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन। तो सोचो ब्राउन कलर का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की क्रेडिट डिस्कवरी की किसको जाती है बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हो गई डिस्कवरी। तो हमने 3 डिस्कवरी याद रखी, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन ल्यूवेन हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। अब आ जाते हैं बेटा, हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल ये वीडियो जब स्टार्ट किया तब हमने क्या पढ़ा कि इस पूरी दुनिया के अंदर
दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वन हु आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और दूसरे हु आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, राइट। अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे आपने कह दिया था यूनिसेल्युलर, तो क्या ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, क्या ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म कर सकते हैं? अगर आप बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल देखो ना, तो वो अपने सारे एसेंशियल फंक्शंस मतलब जो काम ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, तो सारे एसेंशियल फंक्शंस वो खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं। तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस। तो फिर अगर वो अपने सारे एसेंशियल फंक्शंस खुद ही परफॉर्म कर रहा है बेटा, तो इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो वो दो काम के लिए कैपेबल है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ टू थिंग्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो फिर से एक बार इस पॉइंट को लिखेंगे, लिखते लिखते रिवाइज करेंगे बेटा। तो पहले ही हम क्या लिखने जा रहे हैं कि जो तुम्हारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स बेटा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर कैपेबल ऑफ, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, सबसे पहला पॉइंट बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा वहां पे? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। And the second point, unicellular organisms are capable of performing all essential functions of life. Essential functions of life. तो ये दोनों काम वो खुद कर सकते हैं बेटा। दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही काम वो खुद ही कर सकते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज द स्मॉलेस्ट वन, उसके बाद हमने फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं देखा। वन वाज मल्टीसेल्युलर, अनदर वन वाज यूनिसेल्युलर, राइट। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि इफ कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है जिसके पास एक सिंगल सेल भी नहीं है, एक सिंगल सेल, है ना, सेल होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक सेल तो होना चाहिए। देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक सिंगल सेल तो था। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास बेटा एक सिंगल सेल भी नहीं है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते हैं। मतलब सेल से कम अगर कुछ भी है ना स्ट्रक्चर में, तो वो इंश्योर नहीं करेगा इंडिपेंडेंट लाइफ। तो इसी को हम लोग एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में पढ़ते हैं बेटा, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में पढ़ते हैं, एंड दैट लाइन इज एनीथिंग, लिखते जाना आप मेरे साथ, anything less than a complete structure of cell, a complete structure of cell does not ensure, क्या कह रहे हैं हम? does not ensure independent living, या आप कह सकते हैं बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फिर से रीड करेंगे, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, हमें याद रहना चाहिए, एग्जाम में एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं बेटा। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या ये क्लियर है पॉइंट? तो फिर अगर हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमें अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल एक बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट बेसिक यूनिट इज सेल, दैट बेसिक यूनिट इज सेल। तो फिर हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, हेंस सेल इज द फंडामेंटल, आप कह रहे हो फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक है, ये तो फंडामेंट्स है, राइट। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल and functional unit of life, structural and functional unit of life। तो हेंस हम लोगों ने क्या कह दिया? दो स्टेटमेंट पहले कहे। पहले हमने कहा एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल
डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और बेटा हम दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो व्हाट इज सेल हमें समझ में आ गया। ये हमने क्या लिखा, व्हाट इज सेल। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट इज सेल, तो आप दो चीजें लिखेंगे। पहला तो यही पॉइंट है, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और क्या लिखेंगे हम, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। फिर हम इसके साथ साथ ही बेटा लिख देंगे डिस्कवरीज। जो ये डिस्कवरीज हमने आगे पढ़ी ना, वो भी तो सेल के बारे में ही है। तो जब व्हाट इज सेल लिखेंगे तो हम इंट्रोडक्शन देके ये डिस्कवरीज को वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें ये डिस्कवरीज भी लिखनी है, साथ में पहले ये मेंशन करना है। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज सेल। अब जब आपने सेल के बारे में इतना पढ़ लिया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहे हैं वो भी पता चल गया आपको, डिस्कवरी भी कर ली आपने, डेड सेल देख लिया, लिविंग सेल देख लिया, इसका मतलब अब बारी है एक ऐसी थियोरी प्रपोज करने की कि जो दुनिया को बता दे कि सेल क्या है। ठीक है, सेल क्या काम कर सकते हैं। तो इन 1838, इन कौन से ईयर बेटा, 1838 में एक साइंटिस्ट आए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल थियरी। तो देखो भैया टॉपिक का नाम तो क्या हो गया हमारा, सेल थियरी। तो टॉपिक हो गया बेटा हमारा सेल थियरी। तो इन 1838, कितने पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोग, रुको 2 मिनट रुकना है ना, कितने पुराने ज़माने में हम लोग हैं वो देखते हैं। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया बेटा न्यूक्लियस, राइट। फिर आप सीधे बात कर रहे हो सेल थ्योरी के कब, उसके 7 इयर्स के बाद 1838 में। ईयर जहाँ एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा वो सब हमें याद रखनी है। तो इन 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट आए। कौन बेटा, कहाँ के थे वो, जर्मन बॉटनिस्ट। और उनका नाम था बेटा मैथियस क्लिडन। ठीक है, फिर से एक बार बेटा 1838 में साइंटिस्ट का नाम था मैथियस क्लिडन, जर्मन बॉटनिस्ट थे बेटा, वो बॉटनिस्ट थे। तो बट ऑब्वियस है उन्होंने सबसे पहले क्या पढ़ा होगा, बॉटनी। तो बॉटनी में क्या आ जाते हैं, सारे प्लांट्स। तो उनके आसपास में बेटा जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने स्टडी कर लिए। तो मैथियस क्लिडन स्टडीड डिफरेंट प्लांट्स एंड कंक्लूडेड दैट, इतने सारे प्लान्स पढ़े तो कुछ तो कंक्लूड करोगे ना, तुम भी इतना सारा पढ़ते हो बेटा तो सब्जेक्टिव के अंदर कुछ तो कंक्लूड करके आते हो ना जब एग्जाम होती है। तो मैथियस क्लिडन ने कंक्लूड किया कि दीज प्लांट्स, ही स्टडीड डिफरेंट प्लांट्स एंड कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, क्या कह रहे हैं ये, ऑल प्लांट्स are made up of cells and their products, cells and their products। तो ये पूरा क्रेडिट बेटा किसको जाता है, 1838 में मैथियस क्लिडन को। तो 1838 में बेटा मैथियस क्लिडन, हु वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट, ही स्टडीड different plants and concluded that all plants are made up of, किससे बने हुए हैं, सारे plants किससे बने हुए हैं बेटा, cells and their products से। ठीक है, चलिए अभी 1839 में, मीन्स अबाउट एट द सेम टाइम, 1838 1839 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 1839 में बेटा ब्रिटिश zoologist और नाम था ब्रिटिश zoologist का थियोडर श्वान। याद रखना बेटा स्वान एक एनिमल है, स्वान तो बर्ड है ना, तो एनिमल ग्रुप को ही बिलोंग करेगी।
तो श्वान वॉज अ जूलॉजिस्ट। अगर श्वान के बारे में याद रह गया तो स्क्लिडन अपने आप तुम्हें याद रह जाएगा कि वो बॉटनिस्ट है। तो श्वान क्या है बेटा, जूलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। 1839 में ही स्टडीड एनिमल सेल। क्या स्टडी किया बेटा, एनिमल सेल, और बता दिया कि एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, थिन आउटर लेयर। इसी थिन आउटर लेयर को अब हम क्या कहते हैं, नोन टुडे एज, क्या कहते हो बेटा, अब आप इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम लोग इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो श्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म नहीं दिया था, याद रखना। श्वान ने सिर्फ इतना बताया था बेटा कि एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर है, और अब हम उस थिन आउटर लेयर को आज के ज़माने के हिसाब से टुडे वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये क्लियर है? तो एनिमल सेल के पास आउटर मोस्ट लेयर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चलते हैं आगे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान ने ही एक दूसरी डिस्कवरी की। ही अगेन स्टडीड प्लांट सेल, और भाई ये बता दिया कि जो प्लांट सेल है उनके पास आउटर मोस्ट लेयर वाज नॉट थिन, वो कुछ रिजिड सा स्ट्रक्चर था, एंड दैट रिजिड स्ट्रक्चर वाज सेल वॉल। तो उन्होंने बोल दिया कि सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ, सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। सेल वॉल किसका यूनिक फीचर है, प्लांट सेल्स का यूनिक फीचर है। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं हमें? फिर से एक बार बेटा, इन 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान सबसे पहले क्या स्टडी किया बेटा, ही स्टडीड एनिमल सेल। और क्या बता दिया बेटा कि एनिमल सेल के पास जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसा है बेटा, थिन आउटर लेयर। दिस लेयर इज नाउ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या स्टडी किया उन्होंने, जल्दी जल्दी बताना बेटा, प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या देखा, आउटर मोस्ट लेयर वाज नॉट थिन, इट वाज समथिंग रिजिड। तो उन्होंने बोला एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर, सेल का वॉल। तो सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। तो दीज टू स्टडीज वर परफॉर्म्ड बाय श्वान। याद रखना, श्वान ने एनिमल सेल को भी स्टडी किया था, प्लांट सेल को भी स्टडी किया था। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। 1839 में जब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही स्टडी कर लिया थियोडर श्वान ने, तो थियोडर श्वान ने बोला कि ठीक है चलो मैं एक हाइपोथेसिस प्रपोज कर देता हूँ। क्या प्रपोज कर देते हैं बेटा, हाइपोथेसिस। तो 1839 में ही श्वान ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस। Schwann gave a hypothesis that all living organisms या the bodies of plants and animals, क्योंकि तब तक तो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक चीजें दिख रही थी, राइट। The bodies of plants and animals are made up of सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब तब से मैं बोले जा रही हूँ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में हम किसे इंक्लूड करेंगे बेटा, प्रोडक्ट्स में हम इंक्लूड करेंगे सेल से जो चीज़ें फर्दर बनती हैं। मतलब जब आपका सेल ऑर्गेनाइज होता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, तो सेल जब ऑर्गेनाइज होता है, ग्रुप होता है, हमें पता है टिश्यू बनता है, टिश्यू जब ग्रुप होता है तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन जब ग्रुप होता है तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। मतलब सेल्स में ही फर्दर प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे, सबसे पहले टिश्यू बनेगा, तो सेल की प्रोडक्ट क्या हो गए, टिश्यू, फिर टिश्यू ग्रुप करेगा टू फॉर्म ऑर्गन एंड सो ऑन इन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हमने कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बॉडी है वो किससे फॉर्म्ड है बेटा, तो वो सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट से फॉर्म है। क्या ये क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते, अभी श्वान ने ये स्टेटमेंट अकेले दे दिया। ध्यान रखना बेटा, श्वान ने ये हाइपोथेसिस पूरा अकेले दिया कि द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। बट आपको याद है बेटा कि यही सेम स्टडी तो जर्मन बॉटनिस्ट स्क्लिडन ने करी थी, और उससे पहले करी थी, दैट इज 1838, ठीक है। पर श्वान ने जो हाइपोथेसिस दिया दैट वाज इन 1839। तो फिर स्क्लिडन एंड श्वान ने एक जॉइंट एफर्ट दिखाया और दोनों ने साथ में मिलके सेल थ्योरी को प्रपोज किया। दोनों ही सेल पढ़ रहे थे, एक प्लांट को पढ़ रहा था, एक एनिमल को पढ़ रहा था, एक दोनों को पढ़ रहा था।
तो दोनों ने साथ में मिलके एक थ्योरी प्रपोज कर दी जिसे हम लोग कहते हैं बेटा, और विच इज नोन एज सेल थियरी। उस थियरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेल थियरी। तो इन 1839 अगेन स्क्लीडन एंड श्वान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्लीडन एंड श्वान टुगेदर प्रपोज्ड सेल थियरी। दोनों ने साथ में मिलके प्रपोज किया सेल थियरी। सेल थियरी प्रपोज हो गई। किसने प्रपोज करी बेटा? स्क्लीडन एंड श्वान ने। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है आपकी सेल थियरी का। उन्होंने ये बताया बेटा सेल थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट्स, हम लोग अभी सिर्फ ओरली बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। 2 पॉइंट्स, पहला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, और दूसरा दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। बट पूरी सेल थियरी में ये कहीं भी नहीं दिखाया कि जो नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं अर्थ पे, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो जब एक न्यू सेल फॉर्म हो रहा है, हाउ दोज सेल्स आर फॉर्म्ड was not shown into your cell theory, and that was the biggest disadvantage over there. तो how new cells are formed was not shown in your cell theory. तो आपके न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, आपके न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, दिस वॉज नॉट शोन इन सेल थियरी। अब इसी को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ और साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू कर दी। 1839 में आपने सेल थियरी प्रपोज करी थी, रेक्टिफिकेशन के लिए चीज़ें ढूंढी गई। कोई लोग सोच रहे थे, कुछ नहीं सोच रहे थे। कहीं जाके इन 1855, कौन से ईयर में बेटा? 1855 में एक फिजिशियन थे। तो 1855 रुडोल्फ वर्चो, he was a physician. He said that new cells arise from pre-existing cells. तो जितने भी न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा, ये सारे न्यू सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या? एक सेल है, डिवाइड हुआ, 2 सेल फॉर्म हो गए। तो जो न्यू सेल है बेटा वो कहाँ से अराइज हुआ? ये दोनों न्यू सेल कहाँ से अराइज हुए? पहले से एक सेल था, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन है। दिस वॉज शोन बाय रुडोल्फ विर्चो, और इसी को एक खूबसूरत से स्टेटमेंट के फॉर्म में उन्होंने फ्रेज कर दिया, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कहा बेटा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो यही पॉइंट फिर सेल थ्योरी में ऐड कर दिया। तो एक न्यू पॉइंट सेल थियरी के अंदर ऐड किया, मतलब रुडोल्फ विर्चो ने सेल थियरी को बेटा मॉडिफाई किया। और जैसे ही किसी चीज़ को मॉडिफाई करोगे फिर तुम्हें मिल गया उसका फाइनल शेप। फिर क्या मिल गया हमें? फाइनल शेप। मान लो आपने क्ले लिया, उसको गोल 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 घुमाया, तो पहला बन गया प्रोडक्ट। फिर आपको पसंद नहीं आया, आपने उसमें थोड़े ट्विस्ट किए, और फिर आपका एक फाइनल शेप प्रिपेयर हो गया। तो वैसे ही रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाइड किया सेल थियरी। रुडोल्फ विर्चो बेटा, मेन क्वेश्चन, ही मॉडिफाइड सेल थियरी and gave it a final shape. कभी भी आपको बेटा क्वेश्चन पूछे हु मॉडिफाइड सेल थियरी, यू आर गोइंग टू आंसर रुडोल्फ विर्चो। हु गेव सेल थियरी अ फाइनल शेप, तब भी हम आंसर क्या करेंगे बेटा? हम आंसर करेंगे सेम, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक पॉइंट ऐड किया बेटा, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ही एडेड दिस पॉइंट टू सेल थियरी। तो फिर सेल थियरी हो गई आपकी मॉडिफाई और उसको मिल गया एक फाइनल शेप। तो चलते हैं हम लोग, अभी तक सेल थियरी की बाकी की डिस्कवरीज देख ली। 1838
जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस क्लिडन, 1839 ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थियोडर श्वान एंड 1855 में रुडोल्फ वर्चो वाला पॉइंट। तो फाइनल सेल थियोरी के की पॉइंट्स अब लिख के बेटा सेल थियोरी को हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। तो सेल थियोरी के फाइनल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू राइट, सेल थियोरी के फाइनल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू राइट, सेल थियोरी के फाइनल पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग बेटा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ सेल थियोरी की पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट बेटा, ऑल लिविंग organisms are made up of, all living organisms are made up of cells and their products, ठीक। सेकेंड पॉइंट, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो परफॉर्म essential functions of life, तो they can perform all essential functions of life। तीसरा पॉइंट बेटा जो रुडोल्फ वर्चो ने बताया, स्टार मार्क करेंगे इसको, क्या कर लिया हम लोगों ने, स्टार मार्क कर लिया। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, न्यू सेल्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से। तो ये थे 3 की पॉइंट्स किसके बेटा, सेल थियोरी के। सबसे पहला पॉइंट रीड करो यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, दे कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बट ज़रूरी नहीं है ना, बायोलॉजी में तो हर जगह पे बेटा एक्सेप्शंस हैं। तो सेल थियोरी का जो एक्सेप्शन है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल थियोरी को फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जो आपकी सेल थियोरी को फॉलो नहीं करता है, एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज वायरस। तो ये है आपका एक्सेप्शन टू सेल थियोरी, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन टू सेल थियोरी। कभी भी बेटा क्वेश्चन आए, मोस्ट IMP क्वेश्चन, एक्सेप्शन टू सेल थियोरी, यू आर गोइंग टू आंसर वायरस। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने कितना देखा है, वी हैव सीन स्टार्टिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया इनटू 2 ग्रुप्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ठीक है। फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने देखा व्हाट इज सेल, उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैपेबिलिटी बताई। फिर हमने कहा एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। फिर हमने प्रूव कर दिया हेंस सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने बता दी 3 डिस्कवरीज, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। फिर हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा सेल थ्योरी, हमने उसमें स्क्लिडन की, श्वान की एंड रुडोल्फ वर्चो की डिस्कवरी देख ली, राइट। फिर हमने साथ साथ में क्या देखा बेटा, वहाँ पे हमने देखा कि किसने हाइपोथेसिस दिया था, तो श्वान ने हाइपोथेसिस दिया था। सेल थ्योरी साथ में किसने प्रपोज की थी, तो स्क्लिडन एंड श्वान ने प्रपोज करी थी। एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, रुडोल्फ वर्चो ने उसे फाइनल शेप दिया, मॉडिफाई किया और फिर की पॉइंट्स देख लिए। तो यहाँ तक के नोट्स बेटा आप कंप्लीट करके इसे रीड करेंगे, लर्न करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, राइट। एनसीईआरटी में से इसे रीड करके अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओवरव्यू ऑफ सेल। थैंक यू।